चैप्टर 120। शानवी अभी किसी से कॉल पर बात कर फोन बस काटी ही थी कि इतने में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। शायद कोई उसका ही नाम पुकार रहा था। वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकल रेलिंग के पास आई। नीचे हॉल की ओर झांकी तो आंखें छोटी हो गई, मानो कोई अजीब चीज देख ली हो। असल में उसने अजीब चीज ही देख ली थी। नीचे हॉल में शस्त्र सिर ऊपर की ओर कर गोल गोल घूमते हुए शानवी को आवाज लगाए जा रहा था। ओ तुम आ गई। अपनी जगह पर रुकते हुए शस्त्र ने शानवी को देख कहा, नहीं, मेरा भूत आया है। शानवी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा भूत जी, जरा मेरी शानू को भेज दीजिए। मस्करी करते हुए शस्त्र ने कहा, क्या खा लिया आज? ऑफिस गए थे या कहीं और? शानवी ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर पूछा। गया तो ऑफिस था, लेकिन एक बहुत जरूरी काम पड़ गया, शस्त्र थोड़ी सीरियस आवाज में बोला। क्या हुआ है? अपने हाथ नीचे कर फिक्र करती आवाज में शानवी बोली। बहुत जरूरी काम की बात है, नीचे आओ। अपनी गंभीर आवाज के साथ गंभीर एक्सप्रेशन बनाते हुए शस्त्र बोला। क्या बात हुई है? शानवी फिकर ने दोबारा बोली। वही खड़े रहकर पूछना, शस्त्र अपनी बाई भौं उचकाते हुए पूछा। नहीं, मैं आती हूँ। शस्त्र की बात सुन शानवी तुरंत बोली और वहां से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। सब ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? या कहीं अखिल अंकल को तो कुछ? कहीं आपकी मॉम की सेहत? शानवी सीढ़ियों से उतरते हुए बोलते रही। उसे नहीं पता चला कि वो क्या बोल रही है लेकिन शस्त्र के इतने सीरियस लुक को देख उसे जो ध्यान में आया उसने वो सब पूछ लिया। रिलैक्स सोफी, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। शानवी के नीचे आते ही शस्त्र उसके कंधों को पकड़ उसे कंसोल करते हुए शस्त्र बोला। शस्त्र की बात मानते हुए शानवी ने आंखें बंद कर 2-3 बार गहरी सांस ली। वापस अपनी आंख खोल उसने पूछा, क्या हुआ है? जिसके जवाब में शस्त्र ने कुछ नहीं कहा। उसने बस 2 बार क्लैप कर दिया। ये सब की वजह तो शानवी को समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने किसी के आहट की आवाज सुनी तब वो पीछे की ओर पलटी, जहां से 2 लड़कियां जो दिखने में प्रोफेशनल आर्टिस्ट लग रही थी, जिनमें से एक लड़की एक व्हील रैक को खिसकाते हुए ला रही थी तो दूसरे के हाथ में कुछ शॉपर्स थे। शस्त्र के सामने आकर उन्होंने सिर झुका पहले उसे ग्रीट किया, फिर उस रैक को ढाक रखे उस काले कपड़े को भी हटा दिया। शानवी बस वो सब देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कभी उन लड़कियों को तो कभी तिरछी नजर से वो शस्त्र को देख ले रही थी। क्या आप लोग जाएंगी? इतनी देर से चुप खड़ी शानवी उन लड़कियों को देखकर बोली। दोनों ने शस्त्र की ओर देखा तो उसने पलके झपकाकर उन्हें जाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद दूसरी लड़की ने शॉपर्स को वही सोफे पर रख दिया और दोनों ही वहां से चली गई। क्या हुआ? शस्त्र उन लड़कियों के जाते ही शानवी की ओर पलटकर पूछा। शानवी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वहां रखे कुशन उठाए और शस्त्र पर बजाना शुरू कर दिया। शस्त्र खुद को बचाने के लिए इधर उधर होता तो शानवी भी उसके पीछे दौड़ पड़ती। अरे मार क्यों रही हो? शस्त्र शानवी की हाथ में पकड़े कुशन को पकड़ते हुए पूछा। सीरियसली? मुझसे पूछ रहे हैं आप? क्या जरूरत थी इतने से काम के लिए मुझे डराने की? कुशन शस्त्र के हाथ से खींचते हुए शानवी बोली। मैंने थोड़ी डराया था, मैंने सिर्फ आवाज दी थी। अब इतनी सी आवाज सुनकर भी डर गई तो मेरा क्या कसूर? मासूम बच्चे सी शक्ल बनाते हुए शस्त्र बोला। सब आपकी ही गलती है। एक बार फिर शस्त्र के कुशन मरते हुए शानवी बोली। अरे यार, बस भी कर दो, चोट लग रही है।
शान्वी आई हाथ से कुशन को लेकर एक तरफ फेंकते हुए शस्त्र बोला। वो बात अलग थी कि वो कुशन काफी सॉफ्ट था, जिससे खरोच भी नहीं आनी थी। चोट तो बहुत दूर की बात थी। अच्छा ये सब अब छोड़ो, मेरी गलती थी। एम सॉरी, शस्त्र ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। एक नजर वहां देखो। अपना हाथ वापस नीचे करते हुए उसी रैक की वो इशारा करते हुए शस्त्र बोला। शान्वी ने अब ध्यान से उस और देखा तो उस पर एक पीच कलर का प्यारा सा गोल गले का अनारकली सूट टंगा हुआ था। फुल स्लीव के साथ उस पूरे अनारकली सूट पर नेट थी। उस पर फ्लोरल डिजाइन बना हुआ था, साथ ही पीच कलर सेम डिजाइन का दुपट्टा। कैसा लगा? शस्त्र ने शान्वी को उस सूट को देखते देख पूछा। इतना खास भी नहीं है, शान्वी ने झूठ में अपना चेहरा फेरते हुए कहा। हाँ वो तो है, ये खास मेरी एंजल पर लगेगा। हर कपड़ा बेरोनक है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर चढ़ते ही उनकी बात बदल जाती है। शायराना अंदाज में शस्त्र बोला। वैसे तो शान्वी मुंह फेरे खड़ी थी, लेकिन शस्त्र की बात सुन उसके चेहरे पर न जाने वाली मुस्कान खिल गई। ये सब सामान आपका? तो मिलते हैं फिर शाम में, मैं आकर मना लूंगा। बस आज पार्टी में इसी कपड़े को पहनना। शस्त्र शॉपर्स को भी शान्वी के हाथ में थमाते हुए बोला। अब कहाँ जा रहे हैं? शॉपर्स को पकड़ते हुए शान्वी ने पूछा। एक्चुअली एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। मिस्टर रॉय, अखिलेश रॉय भी मेरा ऑफिस में वेट कर रहे हैं। सो अभी मैं चलता हूँ, टेक केयर। एक नजर अपनी घड़ी की ओर देख शस्त्र बोला, फिर जाते हुए शान्वी के माथे को चूम लिया। अपकमिंग पार्ट। वो उस लड़की का हाथ थामे सबके बीच आ गया। सभी जो आपस में अपनी बातें करने में मशगूल थे, वो सब उसके साथ किसी लड़की को देख हैरान हो गए। कौन है ये? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही एक लाइन से काफी सवाल उससे पूछे गए, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसका ध्यान किसी और पर था, किसी के सवालों पर नहीं। उस लड़की का ही हाथ थामे वो किसी के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड उसे देखते रहने के बाद वो उसके ही सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुका लिया। चैप्टर 121 नकचड़ा, मगरूर बेटा। शस्त्र ने शाम की पार्टी की वजह से शान्वी के लिए ड्रेस घर पर ही मंगवा दी थी। शान्वी को वो ड्रेस और शॉपर्स पकड़ा कर वो वापस ऑफिस चला गया, एक मीटिंग अटेंड करने की वजह से। शस्त्र के जाते ही शान्वी एक नज़र उस ड्रेस को देख मुस्कुराई, फिर उन शॉपर्स को खोल कर देखा। एक शॉपर में तो एक्सेसरी थी और दूसरी में एक बॉक्स। शान्वी ने उस बॉक्स को भी खोल कर देखा तो उसमें एक आलमंड कलर की हाई हील सैंडल थी, जिसके एंकल पर 2 क्रिस्टल चैन लगी हुई थी, साथ ही आगे की तरफ भी क्रिस्टल चैन स्ट्रिप लगी हुई थी। पीछे हिल पर क्रिस्टल, जो काफी शाइन कर रहे थे। कुल मिलाकर शान्वी की सैंडल उसकी ड्रेस के साथ अच्छी लगने वाली थी। चॉइस काफी अच्छी है, मिस्टर समर्थ। एक नज़र ड्रेस को, फिर वो नज़र सैंडल को देख शान्वी बोली, फिर रुककर अपने साइड गाल को अंदर से दांतों तले चबाते हुए खुद ही बोली, वैसे तो मैं भी उन्हीं की चॉइस हूँ। जब इंसान इतनी अच्छी चुन सकते हैं तो ये सब तो फिर भी समान है। खुद की खुद ही तारीफ कर शान्वी हंस पड़ी। फिर बाकी सामान लेकर वो अपने रूम में चली गई। ड्रेस उसके रूम के सर्वेंट्स से पहुंचा दी। यूं ही दोपहर से शाम भी हो गई। अखिलेश जी और शस्त्र भी अपने काम से लौट आए थे। हॉल में आकर अखिलेश जी थोड़े परेशानी में बोले, आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी चीजें बहुत बिगड़ी हुई है, और न बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा, हम लोग होंगे वहां। और वैसे भी आपको दादाजी ने विश किया है। मुझे नहीं लगता मिसेज रॉय ज्यादा माइंड करेंगी। सो जस्ट रिलैक्स,
शस्त्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, समर्थ। मुझे सुरेखा से, उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अरमान से फर्क पड़ता है। जितनी बार हमारा आमना सामना हुआ है, मैंने उतनी बार उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। अखिलेश जी उदासी से बोले, जानता हूं अरमान आपके लिए कितना जरूरी है। आप बताते नहीं हो, बट यू रियली मिस हिम। अरमान की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। लेकिन आपको भी तो अरमान को सब समझाना चाहिए, उसके डाउट को क्लियर करना चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करना चाहिए। उसे खुद तो कुछ नहीं पता चलेगा, ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। शस्त्र ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, वो कभी मेरी तरफ देखता तक नहीं, मेरी बात सुनेगा क्या? फीकी हंसी हंस अखिलेश जी बोले, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द सब ठीक होगा। अरमान आपको दिल से अपना डैड भी मानेगा और वो सारे अधिकार, इज्जत आपको देगा जो आप डिजर्व करते हैं। अखिलेश जी के कंधे पर हाथ रख उनका हौसला बढ़ाते हुए शस्त्र में कहा, क्या हो रहा है भाई? आप लोग कब से यहाँ खड़े पंचायती कर रहे हो? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शानवी बोली। उसकी आवाज सुन शस्त्र के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। तो तुम तैयार? पीछे की ओर पलटते हुए शस्त्र मुस्कुराते हुए ही बोला। लेकिन वो पूरा बोल पाता कि शानवी को देख उसके शब्द मुंह में ही रह गए। उसने हैरानी से थोड़ी तेज आवाज में कहा, तैयार क्यों नहीं अभी तक? पार्टी शाम में थी, इतनी जल्दी तैयार होकर क्या करती? शस्त्र के सामने खड़े होकर शानवी अपने गालों को बारी बारी फुलाते हुए बोली, हाँ तो अभी शाम ही हो रही है। आंखें बड़ी कर शस्त्र बोला, तो मैं क्या करूं? अपनी गर्दन इधर उधर करते हुए शानवी बोली। फिर अखिलेश जी की ओर देखकर बोली, आपने कैसे? आपने मुखड़े के 12 बजा रखे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अखिलेश जी जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरते हुए बोले। कैसा है? कैसा नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी बात सुनिए। आपको अपने उस खड़ूस, नकचड़े, बदतमीज, मगरूर बेटे की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे ठिकाने लगाना है, ये मैं देख लूंगी। अभी आप जाकर तैयार हो जाइए। चलिए जाइए। अखिलेश जी को आगे की ओर धकेलते हुए शानवी बोली। शानवी ने नीचे आते हुए उन लोगों की बातें सुन ली थी। कहीं न कहीं लास्ट मुलाकात में उसने अरमान के दिल में अखिलेश जी के लिए सवाल डाल दिए थे। वो इस बार भी ऐसा ही कुछ करके उसकी अकल ठिकाने लगाने की सोच रही थी। तुम क्या करोगी? अपनी जगह पर ही रुक, अखिलेश जी ने शानवी से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके खाने में थोड़ा खुजली वाला पाउडर डाल दूंगी, जिसके बाद शायद उस मगरूर इंसान की अकल काम करने लगे। अपनी बत्ती सी दिखाते हुए पलके बार बार झपकाते हुए शानवी बोली, ऐसा कुछ मत करना। मैं जाकर तैयार होता हूँ, तुम लोग भी हो जाओ। शानवी के सिर पर हाथ रख अखिलेश जी बोले और फिर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही इतनी देर से चुप खड़ा शस्त्र शानवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा, जिससे शानवी का हाथ सीधा शस्त्र के सीने पर गया। ये क्या कर रहे हैं? शानवी शस्त्र की पकड़ से बचने की कोशिश करते हुए बोली। इतनी देर से तैयार क्यों नहीं हुई? शस्त्र ने आंखें छोटी करते हुए पूछ। वो मैं सो गई थी, अभी कुछ देर पहले ही उठी। अभी जाकर बस 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। स्थिर खड़े होकर शानवी बोली, जिसे सुन शस्त्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, मैं पहले ही ड्रेस दे गया था ताकि जब मैं आऊं तो तुम्हें तैयार देख सकूं। लेकिन यहाँ तो शस्त्र मुंह बनाते हुए शानवी को सिर से पांव तक देखकर बोला, अच्छा ऐसी बात थी। मैंने भी सोचा था कि तैयार हो जाऊं, फिर मैंने सोचा क्यों ना तैयार होने के बाद पहले आप मुझे देखें और मैं आपको, और फिर मेरा सिंगार मैं आपसे करवाऊं।
आखिरी की बातें शानवी शस्त्र के कान में धीरे से बोली। इतना बोल वो तुरंत पूछे हुई और सीढ़ियों की ओर भाग गई। वहां खड़े मत रहिए। तैयार नहीं होना है क्या? शानवी सीढ़ी पर रुक हंसते हुए बोली। शानवी की हंसी की आवाज सुन शस्त्र होश में आया। असल में शानवी को इतने करीब देख बेचारा अपने होश खो बैठता है। खैर, शानवी की बात मानते हुए वो भी ऊपर की ओर बढ़ गया। शानवी अपने रूम में और शस्त्र अपने रूम में तैयार हुए। अपकमिंग पार्ट। वो उस लड़की का हाथ थामे सबके बीच आ गया। सभी जो आपस में अपनी बातें करने में मशगूल थे, वो उसके साथ किसी लड़की और देख हैरान हो गए। कौन है ये? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? कुछ बोलते क्यों नहीं? ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही एक लाइन से काफी सवाल उससे पूछे गए, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसका ध्यान किसी और पर था, किसी के सवालों पर नहीं। उस लड़की का ही हाथ थामे वो किसी के सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड उसे देखते रहने के बाद वो उसके ही सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुका लिया। वैसे ही बताओ, किसने किसके सामने सिर झुकाया? कौन किसके सामने घुटनों के बल बैठ गया? और ये अपकमिंग पार्ट किसके लिए होगा? सवालों के जवाब के लिए कहानी पढ़े, साथ ही लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक। ये कहानी चैप्टर 122 पार्ट। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शानवी और शस्त्र अपने अपने रूम के रेडी हो रहे थे। रेडी होकर दोनों रूम से बाहर आए तो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। शानवी उस पीच कलर के अनारकली सूट में काफी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। कमर तक खुले बाल, दो लटे जो उसके गालों को चूम रही थी, हल्का मेकअप, कानों में डायमंड के टॉप्स। कुल मिलाकर शानवी शस्त्र की नजरें खुद पर से हटने नहीं देने वाली थी। वही शस्त्र ने भी ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और साथ ही बरगंडी कलर का कोट डाला हुआ था। ब्लैक पॉलिश जूते, जेल से सलीके से सेट किए बाल, हाथ में महंगी रोलेक्स की घड़ी। ऐसे ही देखते रहेंगे। अपने रूम के बाहर ही खड़े शानवी थोड़ा तेज आवाज में बोली। हाँ, शस्त्र तो बस शानवी को देखने में इतना मशरूफ था कि बेध्यानी में ही हाँ बोल दिया। आप खड़े रहिए, मैं तो चली। आंखें मटका कर उसने कहा। अरे यार, आ तो रहा हो। अब मैं अपनी होने वाली बीवी को चैन से देख भी नहीं सकता, नाक सिकुड़ते हुए शस्त्र ने कहा। और आगे बढ़ शानवी के पास आ गया। इतना भी मत देखिए, कहीं मुझे नजर न लग जाए। बच्चे से मासूम शक्ल बना शानवी बोली। मेरी एंजेल को किसी की नजर नहीं लग सकती, और फिर जब मेरी एंजेल लगी इतनी प्यारी रही है तो क्यों ना देखूं। शानवी की आंखें के कोने से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए शस्त्र ने कहा। ये सब कहाँ से सीखा? हैरानी से शानवी ने पूछा। बस अपनी एंजेल के लिए सब सीख लिया। प्यार से शानवी को देखते हुए शस्त्र बोला। फिर उसके माथे को चूम लिया। समर्थ, सोफिया, कहाँ रह गए बच्चों? नीचे हॉल से अखिलेश जी ने दोनों को आवाज दी। हम आ रहे हैं अंकल, शानवी तेज आवाज में बोली। वो आगे बढ़ती कि शस्त्र ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। क्या? शस्त्र की ओर अपनी भौं उचका उसने पूछा। मैं कैसा लग रहा हूं ये तो बताया ही नहीं। खुद की ओर इशारा करते हुए शस्त्र ने बोला। नॉर्मल, जैसे हमेशा लगते हैं। अपने कंधों को उचकाते हुए शानवी बोली। सच में? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? शस्त्र ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पूछ। नहीं, शानवी नाक सिकोड़ कर बोली। शस्त्र तो उसकी बात सुन ऐसे सीरियस हो गया मानो वो अभी पार्टी में जाने से कैंसिल ही कर देगा। अरे बच्चों, आ भी जाओ। अखिलेश जी ने दोबारा दोनों को आवाज दी। चलिए अब। शस्त्र को बाजू से हिलाते हुए शानवी बोली। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ।
शस्त्र ने दोनों भौं को उठाकर कहा। लेकिन क्यों? माथे में बल डाले शान्वी ने पूछ। अच्छा नहीं लग रहा? निचला होठ बाहर निकल शस्त्र ने कहा। सच में ऐसे ही है या ये मेरे सामने ही बनते हैं? शस्त्र के गाल पर हाथ रख शान्वी ने पूछा। मैं जो हो जैसा हो, सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे सामने हो। शान्वी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बड़े प्यार से शस्त्र ने कहा। ऐसी बात है। शान्वी ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा। शान्वी की बात पर शस्त्र ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा। हम। अच्छा, बहुत देर हो रही है, अब चलिए। शान्वी शस्त्र की बाजू को पकड़ते हुए बोली। वो तो चल लूंगा। लेकिन शस्त्र दोबारा कुछ कहने को हुआ, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दोबारा नीचे से अखिलेश जी की आवाज आ गई। तुम लोग आ रहे हो या नहीं? अगर अब तुम लोग नहीं आए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनकी आवाज सुन दोनों ने एक दूसरे की देखा। फिर शान्वी, अंकल सीरियस है इस बार। हम बाकी बातें आराम से आकर करेंगे, अभी आप चलिए जल्दी। शस्त्र के हाथ के अपना हाथ फंसा शान्वी बोली। इतनी क्या जल्दी है आपको जाने की? सीढ़ियों से उतरते हुए चीढ़कर शस्त्र ने पूछा। बेटा, अगर कहीं जाना होता है तो टाइम से जाना चाहिए। टाइम देखो जरा दोनों। पहले तो तैयार होने में इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, और अब जाने में भी देर कर रहे हो। शस्त्र को समझाते हुए उन्होंने कहा। इतनी भी देर से तैयार नहीं हुए थे हम अंकल। गालों को फुलाते हुए शान्वी बोली। शस्त्र भी शान्वी की बात पर राजी होते हुए बोला। जितने बजे बुलाया है उस टाइम से तो काफी पहले तैयार हुए हैं हम। अच्छा भाई, तुम दोनों ही सही हो, मेरी ही गलती ही। मैं ही देर से तैयार हुआ। अब चले। दोनों की बातें सुन आखिर में अखिलेश जी ने अपनी गलती मानते हुए कहा। बिल्कुल, आपकी ही गलती है। तिरछी नजर से उन्हें देख शस्त्र बोला। अगर यही सब करना है तो खड़े रहो फिर। इस बार वो चिढ़ते हुए बोले। अरे बस कीजिए दोनों, चलिए अब। शान्वी ने बारी बारी दोनों की ओर देखकर कहा। उसने एक तरफ से शस्त्र का तो दूसरी तरफ से अखिलेश जी का हाथ पकड़ लिया। तीनों गेट तक पहुंचे कि अखिलेश जी कुछ याद करते हुए बोले। वहां खाली हाथ हिलाते हुए जाना है। कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लिया? ओ, मैं तो भूल गई। आप दोनों आगे बढ़िए, मैं 1 मिनट में अपने रूम से आई। गिफ्ट के बारे में याद कर शान्वी अपना सिर पिटते हुए बोली। कहाँ रखा है? मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। शस्त्र ने वापस मुड़ते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी। चलिए दोनों आगे। शस्त्र को वापस मोड़ते हुए शान्वी ने कहा, और तुरंत वहां से चली गई। शान्वी ऊपर अपने रूम में आई तो बेड के पास ही उसे एक गिफ्ट रैप करके रखा हुआ था, साथ ही उसके बगल में एक गोल्डन कलर का क्लच। उसने बेड से उस गिफ्ट को उठाया और काफी सस्पिशियस वॉइस में उस गिफ्ट की देखकर बोली। ये आपकी जिंदगी में सबसे पसंदीदा गिफ्ट होगा मिसेज रॉय। इस गिफ्ट को देख आप मुझे याद किए बगैर नहीं रह सकेंगी। शैतानी मुस्कान मुस्कुराकर वो गिफ्ट और क्लच को लिए वहां से नीचे चली आई। विला से बाहर निकली तो अखिलेश जी और शस्त्र कार में बैठे हुए कहा। अब बगल के घर में जाने के लिए भी कार का इस्तेमाल होगा। उसने कार की विंडो से अंदर की ओर झांक कर कहा। बेटा, थोड़ा तो शो ऑफ करना बनता है। लोग क्या सोचेंगे? इनके पास कार नहीं है जो ऐसे पैदल आए हैं। अखिलेश जी ने अपनी राय उसके सामने रखकर कहा, जिसके बाद शान्वी बिना कुछ कहे आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई और शस्त्र ने कार आगे बढ़ा दी। विला के एग्जिट गेट से बाहर निकल और करीब 3 से 4 मिनट के समय के अंदर ही उनकी कार रॉय विला के सामने आकर रुकी। शस्त्र ने कार अंदर की ओर मोड़ दी।
उसने गाड़ी रोकी तो उसमें से शानवी और अखिलेश जी बाहर निकले और फिर शस्त्र भी। एक गार्ड ने उन लोगों की गाड़ी आगे ले जाकर पार्क कर दी। तो वहीं मौजूद एक गार्ड ने उन्हें बताया कि सभी लोग पीछे गार्डन में है। जिसके बाद वो तीनों भी वहां पहुंच गए। गार्डन में आए तो वहां अरमान और अर्णव को छोड़ सब मौजूद थे। मिसेज रॉय भी हंसते हुए बातें कर रही थी। बाहर का कोई मेहमान आया नहीं था। वही गिने चुने लोग थे जो हमेशा मौजूद रहते हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 123। समर्थ शिवानी जी का बेटा। वो तीनों ही रॉय मेंशन पहुंच चुके थे। एक गार्ड से पता चला कि सब पीछे गार्डन में है, तो वो लोग भी उसी तरफ बढ़ गए। गार्डन में सिर्फ घर के ही लोग थे, बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। अरमान और अर्णव न जाने कहाँ थे। तभी मिसेज रॉय की नज़र उन लोगों पर पड़ी। शानवी की नज़रें भी उनसे जा मिली। उन्हें देख शानवी एक तिरछी मुस्कान मुस्कुरा दी, जिसे देख वो चीढ़कर थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज सुन बाकी सबका ध्यान भी तीनों पर गया। बस कपूर्स को छोड़ बाकी सब लोग खुश हो गए। दादाजी तो जल्दी से आगे बढ़े और अखिलेश जी को गले लगा लिए। वहीं मनीष जी शस्त्र का वेलकम किए और स्वर्णा जी शानवी को गला लगा ली। आप लोग इनसे इतने आराम से मिल कैसे रहे हैं? ये पार्टी मेरे लिए थी ना, फिर बिना मेरी इजाजत के इन लोगों को किसने इनवाइट किया? मिसेज रॉय थोड़ा तैश में होकर बोली, मैंने बुलवाया है इन्हें। दुष्यंत जी अपनी कड़कती आवाज के पलट कर बोले, अगर आपको इन्हें ही बुलाना था तो ये पार्टी क्यों रखी? आप अच्छे से जानते हैं मुझे इनकी शक्लें भी देखना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप। वो थोड़ा इमोशनल होने का दिखावा करते हुए अपनी बात आधी छोड़ दी। डोंट वरी मिसेज रॉय, इस साइड से भी सेम फीलिंग्स है। उनकी बात का जवाब शानवी ने तीनों लोगों की ओर इशारा करते हुए दिया। आप लोग आइए, ये सब छोड़ो। स्वर्णा जी सब कुछ इग्नोर कर उन लोगों को आगे चलने का बोली। सही कहते हैं लोग, अपने खून से ज्यादा देर नाराज नहीं हुआ जाता, फिर चाहे उनके खून ने किसी की जिंदगी ही तबाह क्यों ना कर दी हो। एक बार फिर मिसेज रॉय ने नफरत ने अखिलेश जी को देख कहा। उनकी बात सुन उन लोगों के आगे बढ़ते कदम रुक गए। कपूर फैमिली आज बिना कुछ कहे शांति से सब देख रही थी, साथ ही मजे भी ले रही थी। सुरेखा, दुष्यंत जी तेज आवाज में चिल्लाए, आप सब भूल चुके हैं, मैं नहीं। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। जब आपने अपने बेटे को इस घर से निकाल दिया था, फिर क्यों आज वापस इन्हें इस घर में बुला लिया? क्यों? और ना जाने ये लड़का कौन है, किसका खून है? जब देखो इन्हीं के साथ नजर आता है, कहीं इनकी ही कोई नाजायज ओला। सुरेखा जी अपनी मन में भरे जहर को बाहर निकल रही थी, लेकिन क्या क्या बोल रही थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी, या शायद जानबूझकर ये सब कर रही थी। लेकिन शस्त्र के बारे में वो अपनी बकवास पूरी कर पाती उससे पहले ही शानवी अपनी सर्द आवाज में बोली, मिसेज रॉय। शानवी की आवाज सुन उनके बोलने पर कुछ ब्रेक लगा। अखिलेश जी और शस्त्र का चेहरे देख साफ लग रहा था कि उन्हें मिसेज रॉय की बकवास सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लोग आराम से सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे मिसेज रॉय के मन में कितना जहर भरा हुआ था। ये जो आपकी जुबान है, इसे हद में रखिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शानवी अपने सर्द अंदाज में उन्हें धमकी देते हुए बोली। उसकी आंखें उसकी बातों का साथ दे रही थी। उसकी आंखें देख ही मिसेज रॉय की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत न हुई। आपको जानना है शस्त्र कौन है? सुन पाएंगी आप? कहीं ऐसा ना हो सच जानने की बात खुद का ही गला दबा बैठे। उनके पास बढ़ सर्द लेकिन धीमे लहजे में बोली। शानवी ने आखिरी लाइन धीमे बोली थी, जो मिसेज रॉय के अलावा कोई सुन नहीं पाया था। एंजल लीव इट। चलो हम वापस घर जा रहे हैं।
शस्त्र ने उसे वापस आने की साथ इशारे से इनकार करते हुए कहा, मैं यहाँ इनविटेशन से आई हूँ, ऐसे ही नहीं जाऊंगी। शान्वी ने साफ इनकार करते हुए कहा। सोफी, शस्त्र थोड़ा सख्त लहजा में बोला, जिसे शान्वी जे इग्नोर कर दिया। फिर मिसेज रॉय के ही बगल में हाथ बांधे खड़ी हो गई और बोली, ये शिवानी आंटी के बेटे हैं। समर्थ, आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी शिवानी आंटी को। शान्वी शिवानी जी के नाम पर थोड़ा जोर देकर बोली। शिवानी जी का नाम सुन सुरेखा जी के तो हाथ पैर फूल गए। उन्होंने डर और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ शान्वी की ओर देखा, जो उन्हें टेढ़ी मुस्कान दे रही थी। मैं सच कह रही हूँ। शान्वी अपने कंधे उचकाते हुए बोली। क्या ये शिवानी का बेटा है? दुष्यंत जी ने अखिलेश जी से पूछा। उन्हें चेहरे पर एक सुकून की लकीर साफ नजर आ रही थी। उन्होंने झट से शस्त्र को अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर। बरसों पहले मुझे लगा था कि शायद तुम वहां से लौटोगे ही नहीं, लेकिन तुम वापस भी आए और मेरे बेटे को भी ले आए। पहले मुझे लगा था कि शायद तुम अखिल के साथ काम करते हो, लेकिन असली वजह अब पता चली। इतना बोल वो शस्त्र से अलग हो गए। शस्त्र ने नाराजगी से शान्वी की ओर देखा तो उसने अपने कंधे उठा दिए। वहीं मिसेज रॉय तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। वो बस पलके झपकाते हुए शस्त्र को देख रही थी और खुद को यकीन करवा रही थी। कुछ देर वहां शांति छा गई। तभी उस शांति को भंग करते हुए शान्वी की आवाज आई। आ गए तुम? शान्वी ने सामने से आते अर्णव को देखकर कहा, जिसे सुन सब पीछे की ओर पलटकर उसे देखने लगे, जबकि शान्वी सामने की ओर ही देख रही थी। बेचारा अर्णव सबको खुद की ओर ऐसे देखते पाकर डर गया। ये सोचकर कि कही शान्वी ने सबको मान्या के बारे में बता तो नहीं दिया। क्या हो गया भाई? घबराए हुए दिख रहे हो? शान्वी अपनी भौं नचाते हुए मजे से बोली। वही अर्णव बिना कुछ बोले बस शान्वी को देख बेचारा और पपेट सा चेहरा बना दिया, मानो कह रहा हो, बहन छोड़ दे मुझे, मुझसे क्या खता हुई। अर्णव कहाँ थे तुम? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें? स्वर्णा जी उसे डांटते हुए पूछी। हाँ बताओ बताओ, कहाँ थे तुम? शान्वी भी मजे लेते हुए स्वर्णा जी की बात दोहराते हुए पूछी। एक फ्रेंड के साथ था मॉम, सर झुकाकर अर्णव ने कहा। ये शायद पहले बार था जो अर्णव ने स्वर्णा जी से झूठ कहा था। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। मिसेज रॉय भी शांत हो गई थी। सब आपस में बातों में लगे हुए थे। मिसेज रॉय चुपचाप शस्त्र को दूर से देख रही थी कि इतने में सामने से अरमान आशी का हाथ थामे वहां आ गया। अभिमान। स्वर्णा जी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उन्होंने उसका नाम लिया। सबका ध्यान भी अरमान पर चला गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ एक लड़की थी। ऊपर से उसने उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ था। सभी आंखें फाड़े ये नजारा देख रहे थे। बेचारी आशी सबको खुद की ओर ऐसे देखते पाकर सर नीचे करके चल रही थी। वैसे तो वो आगे भी बढ़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन अरमान ने उसका हाथ ही इतनी कस की पकड़ रखा था कि उसे उसके साथ चलना पड़ रहा था। कपूर ये देख सदमे में चले गए थे और मोहिनी तो मानो पागल हो रही थी। अरमान कौन है ये? दादाजी ने खुशी से पूछा। आखिर मोहिनी तो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन आशी पहली नजर में ही अरमान के लिए सही मैच लग रही थी। तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मिसेज रॉय थोड़ा तेज आवाज में बोली। अरमान को चुप देख उन्होंने दोबारा पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं? ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और अरमान का हाथ क्यों पकड़ रखा है तुमने? इस बार मिसेस कपूर से आशी को नफरत से देखते हुए तेज आवाज में पूछा। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देख बेचारी आशी डर से कांप रही थी। वो अरमान के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख अरमान की बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने मिसेस कपूर को देख अपनी कड़क आवाज में कहा, आवाज नीचे मिसेस कपूर, वरना आपके हलक से जुबान खींचने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। लो जी, अरमान पर भी शस्त्र का असर आ रहा है।
ऐसे ही एक लाइन से काफी सवाल उससे पूछे गए, लेकिन उसने और किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ शान्वी पर था, जिसे शस्त्र भी देख रहा था, और उसे ये देख गुस्से भी आ रहा था। इसलिए शस्त्र अपनी जगह से हट शान्वी की ओर बढ़ गया। अरमान भी आशी का हाथ थामे आगे बढ़ गया और शान्वी के सामने रोक गया। शस्त्र, जो शान्वी के बगल में आकर खड़ा हुआ था, वो उसके सामने आने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अरमान शान्वी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुका लिया। चैप्टर 124 एक ही खून है, असर तो दिखाएगा ही। शान्वी ने मिसेज रॉय को शस्त्र के बारे में बता दिया था कि वो किसका बेटा है, जिसे सुनने के बाद मिसेज रॉय कुछ और कहने के हक में नहीं रही। और कुछ देर बाद ही वहां अरमान भी आ गया आशी के साथ। अरमान के साथ आशी को देख सब हैरान थे। एक ही सुर में उससे काफी सवाल भी किए, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। वो बस आशी का हाथ पकड़े शान्वी के सामने जाकर रुक गया। कुछ सेकंड उसे देख वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसने शान्वी के सामने सिर झुका लिया। उसने अब भी आशी का हाथ नहीं छोड़ा था। और ये सारा नजारा देख हर कोई हैरान था। शान्वी भी 2 कदम पीछे हट गई थी। सुरेखा जी ने जब ये देखा तो अरमान के पास आकर थोड़ा तेज आवाज में बोली, ये क्या कर रहा है तू? इस लड़की के सामने कैसे सिर झुका लिया? मिस्टर रॉय, ये क्या कर रहे हैं आप? शान्वी भी हैरानी से पूछी। अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हो। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारे ही साथ गलत किया, नाइंसाफी की, इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हो। अरमान ने अपना सिर उठाकर शान्वी को देखकर कहा। आज उसकी आंखों में शान्वी को सच में गिल्ट नजर आ रहा था। आज ये माफी वो दिल से मांग रहा था। ये क्या पागलपन है अभिमान? तुम इस लड़की से किस बात की माफी मांग रहे हो? और क्यों? इसकी औकात ही क्या है तुम्हारे सामने? तुम उठो, उठो तुम। सुरेखा जी गुस्से में बोली और उसकी बाजू पकड़ उसे उठने को कहने लगी, लेकिन अरमान अब भी नहीं उठा। उसने अपनी मॉम का हाथ अपनी बाजू से झटक दिया और दोबारा शान्वी के सामने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम जो चाहे वो सजा मुझे दो, मुझे मंजूर होगी, बट प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आया कि जब किसी बेगुनाह को चोट दो तो असर उसके हमसफर पर भी होता है। मैंने अपने अहंकार में तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया। ये बात कहते हुए अरमान ने एक बार आशी को देखा और फिर शस्त्र को। ये क्या ड्रामा है मिस्टर रॉय? ये कौन सी नई चाल चल रही है अब आप? शस्त्र ने गुस्से में कहा। उसे ये सब नाटक लग रहा था, लेकिन शान्वी को सच्चाई। वैसे तो शान्वी अरमान को माफ कर चुकी थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये सब किस्मत की मर्जी लगी थी। उसने इस बारे में काफी सोचा था। अगर अरमान ने गलतफहमी की वजह से ही शान्वी को चोट नहीं पहुंचाई होती, अगर शान्वी की डेथ न होती, तो सितारा को उसकी बॉडी नहीं मिलती और ना ही सितारा को इतने पुराने राज का पता चलता। ये सब किस्मत का ही खेल था, जिसमें अरमान भी एक मोहरा था। शायद जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ ताकि उन सभी राजों से पर्दा उठ सके जो सालों से छुपे हुए थे। वो सारे रिश्ते फिर से सुधार सके जो बरसों से बिगड़े हुए हैं। शान्वी को वो मिल सके जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी। उठ जाइए मिस्टर रॉय, शान्वी के अरमान को उठाने का इशारा करते हुए कहा। क्या तुमने मुझे माफ किया? अरमान ने बिना उठे ही पूछा। नहीं, शान्वी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, तब तक मैं नहीं उठूंगा। अरमान ने सीधा इनकार करते हुए जिद पर अड़े हुए कहा। मिस्टर रॉय, बचपना छोड़ दीजिए, उठिए और मेरी बात सुनिए। खड़े होइए पहले आप, शान्वी ने एक बार फिर अरमान को उठने का इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद अरमान उठ खड़ा हुआ। वो शान्वी से कुछ कहता उससे पहले मिसेज रॉय गुस्से में उस पर भड़कते हुए बोली, क्या कर रहा है अभी? सही से सब बताता क्यों नहीं? क्यों माफी मांग रहा है? और ये लड़की कौन है? गुस्से में मिसेज रॉय सवाल कर रही थी, लेकिन तभी आशी पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसके बारे में भी अरमान से पूछा। ये आशी है, अरमान ने छोटा सा जवाब दिया। तो ये यहाँ क्या कर रही है? मिसेज रॉय ने दोबारा सवाल किया। आई लव हर, आई वांट हर इन माई लाइफ, दैट्स वाई शी इज हियर।
अरमान अपनी सर्द और तेज आवाज में बोला। उसकी बोली अंग्रेजी आशी की समझ से परे चली गई, लेकिन बाकी सब ये बात सुन हक्के बक्के रह गए। कपूर्स को तो गहरा सदमा लग गया, तो वही सुरेखा जी आग बगुला हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्से में सुरेखा जी अरमान पर चिल्लाई। बेचारी आशी दोबारा डर से कांप गई। वो अरमान के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, जिसे देख उसने आराम से अपनी मॉम से कहा, मॉम, आराम से बात कीजिए, वो डर रही है। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ से जुबान चला रहे हो। आशी को नफरत से देखते हुए मिसेज रॉय ने कहा। स्टॉप इट मॉम। अपनी मुंह के जुबान से आशी के लिए ऐसी बात सुन, अरमान सर्द लहजे ने बोला। बस करो सुरेखा, कभी तो अपने बच्चे की खुशी में खुश रह लिया करो। इस बार दुष्यंत जी बोले। वो आगे आए और आशी के सिर पर हाथ रख अरमान से बोले, मुझे फख्र है तेरी पसंद पर, और मेरी बच्ची का क्या? अंकल जी। मिसेस कपूर आगे आकर गुस्से में बोली। वो आप जानो। पीछे से शानवी की आवाज आई। तुम चुप रहो, खुद तो सेट हो गई, अमीर लड़का फंसा लिया है, और मेरी बेटी की सगाई हुए अभी महीने ही बीते हैं। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मिसेस कपूर गुस्से में शानवी की ओर पलटकर बोली। मिसेस कपूर, इस बार शस्त्र ने उन्हें घूर कर कहा। लिसन मिसेस कपूर, मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉट न था। सिर्फ अपनी मॉम की वजह से मैंने आपकी बेटी से सगाई की थी, और अब मैं वो सगाई भी तोड़ता हूँ। आशी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसने उस रिंग को निकाल फेंका, और रिंग सीधा जाकर मोहिनी के पैरों के पास गई, जिसके बाद कपूर फैमिली वहां और न रुक सकी, और वो तीनों वहां से चले गए। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे वो लोग, लेकिन जब अरमान अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा था तो उनकी क्या ही सुनता। और वैसे भी अरमान से ज्यादा बोलकर वो लोग अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मन महसूस कर चले गए। कुछ तो अच्छा किया आपने। अरव ने भी अरमान के फैसले की सराहना करते हुए कहा। अरमान, तुम कब से अपनी माँ की बात को इनकार करने लगे? और क्या इस लड़की की वजह से अपनी माँ को छोड़ोगे? तुम्हें अभी चुनना होगा, तुम्हारी माँ या ये लड़की। आशी की ओर नफरत से देख मिसेज रॉय बोली। मिस्टर रॉय, अगर मुझसे माफी चाहिए तो आशी का साथ हमेशा देना होगा। अगर आपने उसे छोड़ो तो सोच लेना। पीछे से शानवी ने बोला। अरमान ने एक बार मुड़ शानवी को देखा तो उसने अपनी आंखें मटका दी। अरमान ने आशी का हाथ दोबारा पकड़ा और कहा, आशी मेरी जिम्मेदार और अब जिंदगी भी है, मैं इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। आशी की ओर देख उसने कहा, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है फिर, और तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। मिसेज रॉय ने गुस्से में कहा। नो प्रॉब्लम मिसेज रॉय, ये दोनों मेरे साथ जाएंगे, मेरे घर। शानवी आगे आते हुए बोली। फिर आशी के बगल में खड़ी होकर उसे देखकर बोली, हाय, मैं शानवी हूँ, और अब से तुम मेरे साथ रहना, ओके? शानवी का इतना फैमिलियर बर्ताव देख आशी मुस्कुरा दी। इसकी जरूरत नहीं है, हम मेरे विला चले जाएंगे, अरमान ने इनकार करते हुए कहा। लिसन मिस्टर रॉय, मैंने आपको माफ नहीं किया है, इसलिए आपको मेरी बात माननी होगी। आपको हमारे साथ नहीं रहना, मत रहिए, लेकिन मैं आशी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। शानवी अपनी आंखें छोटी कर अरमान को घूर कर देखकर कहा। आशी, तुम बोलो, मेरे साथ चलोगी? अरमान से नजरें हटा आशी को देखकर शानवी ने पूछा, जिसे सुन आशी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके सिर हिलाते ही शानवी ने अरमान को देख अपनी भौं उचका दी, जैसे कह रही हो अब बोलो। अरमान, बच्चे, बहुत अच्छा फैसला किया है। स्वर्णा जी ने भी उनकी बलाएं उतारते हुए कहा। पहले मेरे पति ने एक औरत के लिए मुझे छोड़ा और आज मेरे बेटे ने भी वही किया। आखिर खून तो एक ही है, रंग तो दिखाएगा ही। खामोशी से खड़े अखिलेश जी की ओर देख नफरत से सुरेखा जी बोली। मिसेज रॉय, हमेशा दूसरों की गलती नहीं होती, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हो। आपके पति ने किस औरत के लिए आपको छोड़ा? अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि असलियत आप जानती है। और रही बात आपके बेटे की, तो उसे भी आपने अलग किया है। आप खुद उससे रिश्ते तोड़ रही है। अगर आप चाहती तो अपने बेटे के फैसले में खुश रहती, लेकिन नहीं।
आपको तो अपनी पावर दिखानी है। ऐसे ही पहले आपने अपने पति को अलग किया और अब अपने बेटे को कर रही है। अपने खुद अपने बेटे के दिल में उसके डैड के लिए नफरत डाल दी और अब खुद को बेचारी दिखा रही है। शानवी ने सारी बात सख्त लहजे में कही, जिसे सुन अरमान की नजरें अखिलेश जी की ओर चली गई। वही सुरेखा जी के मुंह पर ताला लग गया। शस्त्र को शानवी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में शानवी की देखा, लेकिन शानवी ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कुछ देर फिर वहां शांति पसर गई। अब इतनी बातें हो ही गई है तो मेरे पास भी 2 सरप्राइज है, शानवी ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा। चैप्टर 125 मोहिनी जी सुधर गई। अरमान ने सबके सामने आशी के लिए अपने दिल में मौजूद फीलिंग जाहिर कर दी थी, जिसके साथ ही उसने मोहिनी से अपनी सगाई भी तोड़ दी थी। जिसके बाद मोहिनी से तो वहां और रुका न गया और वो वहां से चली गई। उसके ही पीछे पीछे मिस्टर एंड मिसेस कपूर भी चले गए। मोहिनी, मोहिनी रुक तो सही। मिसेस कपूर मोहिनी को रुकने के लिए आवाज देती रह गई, लेकिन वो बिना रुके सीधा गेस्ट रूम में चली आई। मोहिनी, मोहिनी को सिर झुकाए बैठा देख मिसेस कपूर धीरे से हताश भरी आवाज में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। इन कुछ हफ्तों में सब कुछ बिगाड़ गया। सालों से छुपे राज बाहर आ गए। अच्छी खासी चालें नाकामयाब होने लगी। इतने वक्त से बना बनाया प्लान अब वो भी बर्बाद हो गया। मिस्टर कपूर अपने सिर पर हाथ रख परेशानी से बोले, ये सब उस शानवी की वजह से हो रहा है। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत आ गई है उसमें, जो हमारे रास्ते का कांटा बन रही है। मिसेस कपूर गुस्से से दांत पीसते हुए बोले। फिर मोहिनी के पास जाकर उसके सिर को अपने पेट पर लगाकर बोली, ना मेरी बच्ची रो मत। तेरी माँ तेरे हर आंसुओं का बदला लेगी। मैं उस लड़की को और साथ ही शानवी को नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ की बात सुन। उन्हें अलग होते हुए मोहिनी चीढ़ कर बोली, स्टॉप इट मॉम। क्या हुआ? मिसेस कपूर मोहिनी के बर्ताव को देख पूछी। मिसेस कपूर के पूछने पर अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए मोहिनी बोली, मैं आपको रोती हुई लग रही हूँ। मिसेस कपूर ने मोहिनी के चेहरे पर गौर किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। कोई दुख या रोने धोने जैसे भाव उसके चेहरे पर नहीं दिख रहे थे। तो तुम वहां से चली क्यों आई? मिस्टर कपूर मोहिनी के सामने आते हुए पूछे। सीरियसली डैड, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं वहीं खड़ी रहती? अचानक ही मेरा मंगेतर किसी लड़की के साथ आएगा, मेरे सामने ही अपना लव कॉन्फेस करेगा, ऊपर से अंगूठी भी फेंक देगा तो मैं क्या करूंगी? वहां खड़ी रहूंगी? उसके सामने रोना धोना करूंगी? उसके पैर पकड़कर ऐसा न करने की भीख मांगूंगी? तो ऐसा मैं हरगिज नहीं करने वाली थी। नॉट एट ऑल, मोहिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये क्या बकवास कर रही है? तुझे ये सब करना होगा, समझी? अगर अरमान से तेरी शादी नहीं हुई तो भूल जा ये ऐशो आराम की जिंदगी। मिसेस कपूर ने मोहिनी के सिर पर मारते हुए कहा। अपना सिर सहलाते हुए मोहिनी गंभीर आवाज में बोली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। कुछ भी नहीं। मैं तो बल्कि खुश हूँ उस मगरूर, रूड, एरोगेंट इंसान से मेरी जान छूटेगी। मोहिनी साफ इनकार करते हुए बोली, तू पागल वागल हो गई है। जानती भी है क्या क्या बोली जा रही है। कुछ टाइम पहले तू मरी जा रही थी अरमान की बीवी बनने के लिए और आप डॉयलॉय बाजी कर रही है। मोहिनी की ऐसी बातें सुन मिसेस कपूर गुस्से में बौखलाए बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम करेंगे क्या? अगर अब इन लोगों ने हमें यहाँ से जाने को कह दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मिस्टर कपूर परेशानी से बोले। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस शानवी की वजह से हो रहा है।
इन सारे फसाद की वजह वही ही। हमसे हमारा घर, हमारा बिजनेस सब छीन लिया। ऊपर से एक और आ गई वो लड़की, ना जाने इस अरमान को प्यार व्यार कैसे हो गया। उस लड़की की वजह से हमसे हमारा सहारा भी छीन लिया जाएगा। मैं इन दोनों लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिसेस कपूर गुस्से में जो मुंह में आए बोलती गई। वहीं मोहिनी अपनी माँ की बात सुन हंस पड़ी। सीरियसली मॉम? हाँ हाँ हाँ, हंस क्यों रही है? मोहिनी को हंसते देख मिसेस कपूर और चिढ़ गई, जिसकी वजह से वो मोहिनी पर भड़कते हुए बोली। अपनी का गुस्सा देख मोहिनी ने अपनी हंसी कंट्रोल कर थोड़ा सीरियस टोन में बोली, ये सब जो आप सोच रही है, ऐसा कुछ करने के बारे में सिर्फ सोचिएगा। कोशिश करने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा। आप मेरी मॉम है, मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए एक बात बता देती हूँ, वो दोनों ही अकेली नहीं है। अब तो शानवी में इतने गट्स है कि वो अकेले ही हमारा सामना कर सकती है, मगर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर उसके साथ है, जिसका नाम शस्त्र है। आपने और हम सब ने शस्त्र का प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव बिहेव देखा है शानवी के लिए। अगर आपने गलती से भी उसे चोट पहुंचाने की सोची तो आई एम डैम श्योर शस्त्र आपको जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ज्यादा दूर क्यों जाना, अपनी फ्रेंड के बारे में ही याद कीजिए। कुछ अता पता भी नहीं बचा है उनका। इतना कहकर वो चुप हुई, फिर आगे बोली, और फिर वो लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, आशी। अगर आप सोच रही ही कि आशी को टॉर्चर कर लूंगी या उससे बदला लूंगी तो भूल जाइए, या उसे मारकर अपनी बेटी के लिए रास्ता साफ करूंगी तो छोड़ दीजिए इस बात को, क्योंकि अरमान की आंखों और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो आशी के लिए कितना सीरियस है। बहुत सीधी बात है मॉम, आप इन लोगों का सामना नहीं कर सकती। ऐसा कुछ करने की सोचिएगा मत जिसके बाद आपको अपनी ही जान गंवानी पड़े। इतना बोल मोहिनी अपने मॉम डैड को डर और सदमे में छोड़ वहां से जाने को हुई कि अपनी माँ की बात सुन रुक गई। अरमान ने आशी को सबसे मिलवा दिया था, साथ ही मोहिनी से अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी, जिसका कपूर्स को काफी सदमा लगा था। जिसके बाद वो लोग तो बिना देर किया वहां से चले गए। वही शानवी ने मिसेज रॉय की बकवास भी बंद करवा दी थी। सब शांत थे कि तभी शानवी बोली, अब इतनी बातें हो ही गई है तो मेरे पास भी 2 सरप्राइज है। शानवी ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा। कैसा सरप्राइज? स्वर्णा जी ने पूछा। 2 मिनट बाद बताऊंगी, उसने स्वर्णा जी से कहा। फिर अरमान की ओर देखकर बोली, मिस्टर रॉय, आपको मुझसे माफी चाहिए। उसने अपनी दोनों भौं को उठाकर पूछा। हाँ, अरमान ने बस एकटक जवाब दिया। चलिए फिर, पहले उस इंसान से माफी मांगिए जिसका आपने इतने सालों से सिर्फ दिल दुखाया है, जिन्हें उनके हिस्से का प्यार, उनका अधिकार नहीं दिया। बिल्कुल गंभीर टोन में शानवी ने कहा। ये मोहिनी सही में सुधर गई या कोई नया ड्रामा? क्या बोलती पब्लिक डॉट? किससे माफी मांगने बोली शानवी? अरमान से। क्या आशी और अरमान की केमिस्ट्री बन पाएंगी? शस्त्र शानवी से गुस्सा क्यों हो रहा है? चैप्टर 126 प्यार ही सब कुछ नहीं होता। थप्पड़। मोहिनी ने आज अपने मुंह से अरमान से शादी न करने की बात कह दी थी, जिसे सुन उसके माँ बाप को झटका लग गया था। एक मोहिनी ही तो थी जिसकी शादी अरमान से हो जाने के बाद उन लोगों की रहीसी बरकरार रहती। लेकिन मोहिनी तो इन सब से परे होने के मूड में हो गई थी। उसने अपनी माँ को भी इन सब से दूर रहने के लिए कह दिया था, ताकि वो अपनी बेवकूफ़ी में कुछ उल्टा न कर दे। आपने पेरेंट्स को समझाने के बाद वो वहां से जाने को हुई कि अपनी माँ की बात सुन उसके कदम रुक गए। ये जो इतना लेक्चर देकर जा रही हो, सीखा कहाँ से? अगर इतनी ही शरीफ थी तो अपने बाप के पैसे उड़ाने के समय क्यों हाथ नहीं रुकते थे? मिसेस कपूर गुस्से में पीछे से बोली, जिसे सुन मोहिनी के कदम रुक गए।
उसने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और हल्का मुस्कुरा कर कहा, जब इतनी समझ नहीं थी ना मॉम। मोहिनी का ये जवाब सुन वो और आग बगुला हो गई। गुस्से में आगे बढ़ उसके सामने खड़ी होकर बोली, समझ नहीं थी? बच्ची तो नहीं हो तुम। पहले तो तुम्हें सिर्फ पैसों में खेलना था और आज शरीफ बनकर दिखा रही हो। पैसों के बिना जिंदगी नहीं गुजरती मोहिनी। अपनी इस बेवकूफ़ी को साइड कर कुछ सोच। अरमान की शादी तुझसे होनी चाहिए, उस लड़की से नहीं। कुछ भी कर। अपनी इन बड़ी बड़ी बातों को साइड कर, इतना बोल मिसेस कपूर चुप हो गई और मोहिनी का चेहरा देखने लगी। फिर उन्होंने मोहिनी के बाजुओं को पकड़ थोड़ा नरम लहजे में कहा, देख मोहिनी, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। ये सब जो तू कह रही है ना, वो सुनने तक ही ठीक है। असलियत ऐसी नहीं है। पैसों के बिना जिंदगी नहीं कटती। हम लोगों के हालात अभी ठीक नहीं है, बस तू ही है जो सब सही कर सकती है। मोहिनी बड़े ध्यान से अपनी माँ की बात सुनती रही। फिर अपनी माँ का हाथ अपने बाजुओं से हटाकर मुस्कुराकर अपनी माँ की अधूरी बात को पूरा करते हुए बोली, अरमान से शादी करके। हाँ बेटा, मोहिनी की बात पर अपनी सिर हिलाकर मिसेस कपूर ने खुशी से कहा। ऐसा हरगिज नहीं होगा मॉम, मोहिनी ने दोबारा सपाट लहजे में बोली। ये लड़की पागल हो गई है, मिसेस कपूर ने हताश होकर मोहिनी को देखकर बोला। पागल नहीं हुई हूँ मॉम, बस समझ आ गई है, शांति से मोहिनी ने जवाब दिया। ये समझ पहले कहा थी। फिर दोबारा मिसेस कपूर गुस्से में भड़क कर बोली, नहीं थी न पहले। जब से होश संभाला आपके मुंह से सिर्फ पैसा और पैसे की जिंदगी ही सुनी। कभी ये सोचा ही नहीं कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो खुशहाल जिंदगी कैसे जी लेते हैं। जो आपके मुंह से सुनती आई उस पर अमल किया, पैसों को ही तवज्जो दी। लेकिन अब समझ आ रहा है, पैसा जिंदगी का अहम हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। और मैं भी अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहती हूँ, मोहिनी ने अपने दिल की बात अपनी माँ को समझाते हुए कहा। और ये जिंदगी बिना पैसों के कैसे खुशहाल बनेगी? मिसेस कपूर से तंज भरे लहजे में पूछा। मैं जॉब कर लूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, मोहिनी ने शांति से कहा। तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, बेवकूफ लड़की, लेकिन कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाओगी। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होता है जॉब करना। इन सब से अच्छा है अरमान से शादी करना। राज करोगी तुम, न सिर्फ उसके घर पर बल्कि पूरे शहर पर। इतनी देर से शांत खड़े मिस्टर कपूर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोले। शादी के बाद क्या डैड? मोहिनी ने उदासी से पूछा। क्या ऐश करोगी, घूमना फिरना मिलेगा, बिल्कुल एक राजकुमारी की जिंदगी मिलेगी, मिस्टर कपूर से दोबारा मोहिनी को समझाते हुए कहा। राजकुमारी? मोहिनी ने अपने डैड की बात को उदासी से दोहराया। कुछ देर रुक बोली, ये राजकुमारी वाली जिंदगी के बारे में ही तो सुनते सुनते ये हाल हो गया है। बचपन से सिर्फ एक राजकुमारी बनने के बारे में सुना और वही सोचा। कभी खुद को किसी काबिल नहीं समझा। ऐशो आराम की जिंदगी के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ेगा, कभी ये नहीं सोचा। ये लड़की पागल हो चुकी है, मिसेस कपूर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। चलिए माना, मैं कुछ चालबाजी करके अरमान से शादी कर लेती हूँ, इसके बाद का क्या? क्या वो मुझे अपनी बीवी मानेगा? क्या मुझे मेरे अधिकार देगा? क्या मुझे समझेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं तो उसकी जिंदगी में एक्सिस्ट ही नहीं करूंगी। रॉय फैमिली में सिर्फ सुरेखा आंटी मुझे मानती है, बाकी कोई नहीं। कोई पसंद नहीं करता मुझे। मैं शादी होने के बाद भी अपने पति की एक नज़र पाने को तरसूंगी। मोहिनी के चुप होते ही मिसेस कपूर बोली, हाँ तो तुम्हें उन लोगों से क्या मतलब? तुम अपनी जिंदगी जीना। अरमान नहीं भी समझेगा तो क्या? आराम की ऐश की जिंदगी जीना।
और वैसे भी वो ज्यादा समय तक तुमसे अपना मुंह नहीं फेर पाएगा। जब खुद की जरूरत होगी तो तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमेगा। वो अरमान है मॉम, कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। अगर माना उसे जरूरत भी हुई तो क्या उसके पास लड़कियों की कमी है? वो इतने पैसों वाला है कि कोई भी लड़की उसके पास आ जाए। मोहिनी ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, जिसे सुन मिसेस कपूर के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो भी ये बात मानती थी कि मोहिनी सही कह रही है। अपनी माँ को सोच में गुम देख मोहिनी बोली, एक बात बताइए, पैसा ही सब कुछ होता है? पैसों के बिना जिंदगी नहीं कटती? पैसों के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता? नहीं, हरगिज नहीं, मिसेस कपूर से इनकार करते हुए कहा। तो फिर आप डैड के साथ अभी तक कैसे हो? अब तो आप भी डैड को छोड़ दोगी। मोहिनी ने अभी इतना ही कहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। ये मोहिनी सही में सुधर गई या कोई नया ड्रामा? क्या बोलती पब्लिक डॉट? क्या आशी और अरमान की केमिस्ट्री बन पाएंगी? शास्त्र शानवी से गुस्सा क्यों हो रहा है?